चलो वेरी गुड। देखिए अब हम उसी सवाल पे आते हैं। लेट्स डिवोट सम टाइम। जो हमारा मिडिल इंडिया है उसमें उन्होंने सिर्फ पूछा कि परगना सरकार सूबा का सीक्वेंस क्या है। ये इतना ज्यादा आसान सवाल है, अगर ये गलत हो जाता है तो आपको नहीं हो सकता है। ये एनसीईआरटी में आंसर सवाल है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, बड़ा इजी सवाल है। इस सवाल को हम मीन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आंसर इसका ए है। अब उत्तर मेरूर अभिलेख जो आपका मैंने बताया पेज नंबर, जो आपको मैंने पेज नंबर दे दिया, उस पेज नंबर को आप देख लीजिएगा। उसमें आप देखिए आपको राज्यसभा की संकल्पना दिखाई देती है। तो नाउ सी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। अब ये जो परगना सरकार सूबा है, इसको अगर आप देखें, यह राज्य के छोटी छोटी इकाइयों में बांटने का क्रम दिखाता है। अब इससे आप जोड़िए जागीरदारी, मनसबदारी। अगला सवाल क्या हो गया? जागीरदारी मनसबदारी प्रथा क्या थी? अब इस प्रथा की तुलना करिए इक्ता प्रथा। ये सारे के सारे आपके सिविल सर्विसेज आए हुए हैं। जागीरदारी प्रथा क्या है, मनसबदारी प्रथा क्या है, इक्ता प्रथा क्या है, नायकर प्रथा क्या है, और अमरम प्रथा क्या है। You try to prepare these 4 points again. It will appear in any examination of the civil services or state services, either of prelims or mains. Hope it is clear. इक्ता प्रथा किसकी है? ये आप देखिए, ये सल्तनत काल की है। यह जो प्रथा है ये विजयनगर काल में आई थी। जागीरदारी मनसबदारी कब की प्रथा है? यह प्रथा है मुगल की। इसको और हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसको आप जोड़िए सामंतवाद से। यू एड विद द सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब जो अमरम प्रथा है, अमरम और सामंतवाद दोनों आपस में मिलते हैं। नाउ यू एड वन मोर थिंग, यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड इंडियन फ्यूडलिज्म। जो सातवाहन वंश के समय से एक सामंतवाद की शुरुआत होती है, उस सामंतवाद की शुरुआत के प्रमुख तत्व क्या है? और जो ये भारतीय सामंतवाद है, जो इंडियन फ्यूडलिज्म है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन फ्यूडलिज्म। ये पूरा मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, कंप्लीट लेक्चर है। आई विल टेल समवन टू पोस्ट ऑन द चैट, यू मस्ट लिसन इट। अब ये पूरा एक मेंस का सवाल हो गया, आप इसको मिक्स कर दीजिए। इतिहास का विद्यार्थी भी आसानी से हल नहीं कर पाएगा। मैंने इतिहास का पेपर देखा, इतिहास के पेपर में यह सवाल, जो इतिहास हिस्ट्री ऑप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हाट आई एम फाइंडिंग, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, उसके सवाल जीएस में आ रहे हैं। सिमिलरली हिस्ट्री ऑप्शनल के सवाल जीएस में आ रहे हैं। तो इफ यू एबल टू सी द ऑप्शनल पेपर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑप्शनल, यू विल फाइंड ए लॉट गुड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो अब ये सवाल कई बार आ चुका है, अब इसको हम सवालों में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स राइट डाउन ए क्वेश्चन, लेट्स राइट ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। भारत में सामंतवाद, भारत का भू राजस्व भूमि से जुड़ा रहा है। भारत में भू राजस्व जमीन से जुड़ा रहा है। इस भू राजस्व के कारण जनता का शोषण होता रहा है। भारत के इतिहास में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं का जनता के शोषण के साथ संबंध स्थापित करते हुए चित्रित करिए। The land revenue is attached with the land in India since ages. Please elaborate the system of the land revenue collected by the different entities, which has given the way for the exploitation of the people. How post independence these issues have been sorted out. कोई भी सवाल आप तैयार करें, उसको आप भारत के संविधान से जरूर जोड़ें।
अब इसी को मैं भारत के संविधान से जोड़ता हूं। अमरम प्रथा, नायकर प्रथा, इक्ता प्रथा, जागीरदारी, मनसबदारी, सामंतवाद, सब में क्या था? सत्ता का केंद्रीकरण था। जनता की आवाज कम सुनी जाती थी। नाउ यू ओपन द आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओपन, ओपन आर्टिकल 39, फास्ट ओपन इट। Certain principles to be followed by the state. You read 39B and C. You read Article 39B and C. What is saying? Ownership and control of material resources. And what C is saying? Operation of the economic system does not result in a concentration of wealth and means of production. मनसबदारी प्रथा में अब एक पूरा रिसर्च है, आई विल टेल द रिसर्च लेटर ऑन। पूरी सत्ता का जो 1/3 पार्ट था वह कुछ कुलीनों के हाथ था। मैं वो आपको फिगर नोट करा दूं, मेरे लेक्चर में पूरी फिगर है वो। अब आप 39BC को, यू 39B एंड 39C, इसका आप मेंशन करिए। जो ये क्या कहता है 39B कि आप संसाधनों का पूरी तरह से कंसंट्रेशन होने को रोकें और मटेरियल रिसोर्सेज को ऐसा इस्तेमाल करें कि लोगों के हित में इसका उपयोग हो। इसके विपरीत मुगल काल में क्या होता था कि कुछ कुलीनों के हाथ में पूरे राज्य की 1/3 संपदा थी। The moment you are able to write this fact, your answer has gone on the different league. It is very difficult for an aspirant to correlate. One research done by most likely the research was with M. Akhtar Ali. मैं नाम ठीक याद रहा, या तो M. Akhtar Ali का है, श्री मोस्टली का, दो में से किसी एक का है। 99% M. Akhtar Ali का है, जो उन्होंने एक रिसर्च किया, जिस रिसर्च में उन्होंने पूरा चार्ट दिया है कि मुगल काल में कुछ कुलीनों के हाथ में सत्ता का 1/3 पूरा संपदा होता था। There was an extreme concentration of wealth on the pyramid. In contrast of that, India was in the post-independence, with the help of 39BC, we are able to give justice. अब इसी में आप एक लाइन और जोड़ दें, मुगल साम्राज्य एक सैनिक साम्राज्य की तरह था। और आप आर्टिकल 39 कोट कर दें यहां पे, कल्याणकारी राज, आर्टिकल 39, 38 और प्रियम्बल। आर्टिकल 38 और प्रियम्बल दोनों ऐड कर दें कि हमारा जो संविधान है वह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में बात करता है। अब आप बताइए, ये छोटा सा सवाल ये प्रीलिम्स का है कि मेंस का है? It's the most useless question I will say in this examination. Most easy question, but this question has the capacity to convert it to complete mains question, जो आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता है। Anyone has any doubt, any problem? सुशील, नित्या, जो दो मेरे एस्पायरेंट थे जो इंटरव्यू दिया है, they should take the lead, generate the question for the benefit of other aspirants. आगे चले। ये सवाल चौथा बहुत आसान सा है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि जो सॉन्ग फ्रॉम पिजन है, जो ट्रांसलेशन है एंशिएंट रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में, ये किसने किया है? ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई खास दम नहीं है इस सवाल में। कि कुछ दम है इसमें? महात्मा गांधी ने किया था। जब महात्मा गांधी बंद थे यरवदा जेल में, तब उन्होंने किया था। और ये क्या है? यह उपनिषद से लिया गया है। यरवदा, 3 चेयर, यरवदा जेल, उपनिषद। तो अगर आप देखें तो सवाल कुछ और बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं। क्लियर? हाँ, वीना अमरन को पक्का करेंगे। लेट मी सॉल्व द पेपर फर्स्ट एंड जनरेट द क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व इट। वैसे अमरन पूरा मेरे लेक्चर पे है, मैं आपको पूरा उसका लिंक भेज दूंगा।
अब देखिए ये सवाल किसका है, एनसीईआरटी का है, पेज 100, एनसीईआरटी अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला उसी के पास होगा। पेज 100 एनसीईआरटी का सवाल है ये। आंसर क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन अगर आप उस पेज को पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आपको ये नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट पेज 100। जस्ट आई एम ओपनिंग द पेज ऑफ द एनसीईआरटी, पेज 100 एनसीईआरटी ओल्ड वाली, सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी पेज 100 इंग्लिश वर्जन। अब देखिए जो लास्ट पैरा आ रहा है उसमें, इफ यू रीड द लास्ट पैरा ऑफ द पेज 100, द बेथिन स्कूल फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1849। पहली बात क्या है, साउथ कहां से हो रहा है, 1849 से। बेथिन स्कूल 1849 का है, एनी बेसेंट 1849 की नहीं है, ये 1849 की नहीं है, ये नहीं है। आंसर अपने आप आ गया ये। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इन लोगों का बेथिन स्कूल कब का है, 1849 का है। यह जो सवाल है कि सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू फीमेल स्कूल, बेथुन फीमेल स्कूल, अगर आपको पता है बेथुन में जो 1849 का है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सरोजिनी नायडू बिल्कुल नहीं थी, एनी बेसेंट बिल्कुल नहीं थी। आपको कंफ्यूजन मान लो इसमें होता भी है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नॉन एजुकेशनिस्ट थे, वह नॉन एजुकेशनिस्ट थे। अब आप देखिए क्या लिखा है, द बेसिक स्कूल वाज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1849, वाज द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। काम नहीं सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं है। जब आप पेज पलटते हो तो आप पेज 102 का पैरा 2 देखिए, जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम एनसीईआरटी ने साफ साफ नहीं लिखा है, आप ठीक से पढ़ोगे आप मिल जाता है। गॉट इट। अब 7वें सवाल में तो यार कुछ बताने लायक नहीं है। अब शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह, हर किताब में लिखा है कि इनका संबंध इससे है, हर किताब में लिखा है। कोई किताब बताओ जहां ने लिखा हो। टेल मी एनी क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से कक्षा 9-10 की किताब में भी कहीं न कहीं होगा। तो इस सवाल को तो अगर कहा जाए भैया इस सवाल सॉल्व करो, तब तो यार बहुत ज्यादा आपने जाती कर दी। यस, ये तो आसान सवाल है, इसमें कोई इशू है ही नहीं है। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, with reference to Indian history, which of the following statement is are correct? देखिए ये सवाल भी एलिमिनेशन थ्योरी से ही सॉल्व हो जाएगा। सर मैं श्योर सर, थोड़ा और जूम हाँ, कर दिया जाए सर ये। हाँ फाइन जी सर। सर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा, एक बार डाउन करिए थोड़ा सा। मिल गया, थैंक यू मिल गया। थैंक यू सर। आप लोग क्वेश्चन पेपर हाथ में देख नहीं हो क्या आप लोग? सर मैं आज फर्स्ट डे। अच्छा ओके, मुझे पता नहीं। ओके। अब देखिए इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। द निजामत ऑफ विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑफ करेक्ट? पहला सवाल, पहला क्या है, इंडियन हिस्ट्री। अहमद शाह दुर्रानी का संबंध अफगानिस्तान से है। ठीक है, तो पहला ही आपको क्लू मिल रहा है कि यार ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा दिस इज अप्लाई द कॉमन सेंस। कोई मतलब नहीं है बहुत जानकारी का। जानकारी तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल में जानकारी के बाद भी आप फेल कर जाओगे अगर आपका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है। जैसे विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तान से संबंध है।
सीधा सा सवाल आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कहां? इंडियन हिस्ट्री, अहमद शाह दुर्रानी। जहां आपने इन दोनों को मैच किया, आपने 3 को निकाल के फेंक दिया। क्योंकि जो अहमद शाह दुर्रानी है, उनके साथ खास बात क्या है कि अहमद शाह दुर्रानी ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी। कहां पे की थी उन्होंने? उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने अफगानिस्तान में। तो अहमद शाह दुर्रानी फाउंडर थे दुर्रानी एम्पायर के, जो मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है। इस बात के बाद भी आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि यार अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ भी कभी रहा था ना। ये बात आनी चाहिए आपको। आपके दिमाग में आ गया कि 3 में दिक्कत है, हमको 3 मदद करेगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए यार अफगानिस्तान कभी उसका पार्ट रहा होगा इंडिया का, कभी न कभी। जो बात तो पूरी इंडियन हिस्ट्री की कर रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे सवाल को देखने की कोशिश करिए, आप तब एलिमिनेशन थ्योरी आप लगाइए। तो पहला क्या है, 3 में आपको दिक्कत तुरंत आ गई। अब आप देखते हैं कि पहला क्या है, निजामत ऑफ अरकॉड इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। यह आपकी बहुत भयंकर हेल्प करने जा रहा है। ये आपकी बहुत हेल्प कर रहा है। ये आपको पूरा प्रॉब्लम से बाहर कर रहा है। निजामत हैदराबाद दोनों मैच कर रहे हैं। निजामत हैदराबाद दोनों मैच कर रहे हैं। सब जानते हैं निजाम हैदराबाद का था। जिस समय भारत आजाद हो रहा था तो निजाम सारी बदमाशी कर रहा था और सरदार पटेल ने जाकर उसको कैप्चर किया था। एक तो पक्का सही है, एक तो पक्का सही है। अब आपका ये दोनों आपने हटाया है, अब आपको इन दोनों में दिक्कत आ रही है, अभी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब आपको दो मैसूर किंगडम इमर्ज फ्रॉम आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये कितना आसान सा इशू है ये। विजयनगर एम्पायर और मैसूर के बीच के अगर आप संबंध को देखें, आपको एकदम याद आएगा। अब मैसूर का जो किंगडम है, हिंदू वडयार फैमिली ने किया था। जो मैसूर कौन किया है? हिंदू वडयार फैमिली। कौन कर रहा है? हिंदू वडयार फैमिली ने उस कहते हैं मैसूर किंगडम पर राज्य किया था, वहां पर कार्य किया था। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि जो हिंदू वडयार फैमिली है उसका विजयनगर से कोई रिलेशन था? विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो गया। जब जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो मैसूर एक इंडिपेंडेंट हो गया और मैसूर को हिंदू वडयार फैमिली ने किया। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य का चरमोत्कर्ष है, मैसूर साम्राज्य वडयार हिंदू फैमिली के द्वारा किया गया। आंसर आ गया आपका। कौन सा आंसर आया बताइए? आया नहीं आंसर? यस। जितने सवाल आपको कठिन लग रहे थे सब आसान लग रहे होंगे अब। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा कठिन सवाल मानूंगा, लेकिन मैं कठिन क्यों नहीं मानूंगा? जो वघोरा रिवर है और अजंता, ये मैंने अपने लेक्चर में जिक्र किया हुआ है। ये मैंने अपने लेक्चर में इसका जिक्र किया हुआ है। सांची स्तूप कहां है और चंबल कहां है? चंबल नदी कहां है, सांची स्तूप कहां है? सांची स्तूप विदिशा में है, चंबल नदी कहां है? कोई नेक्शन नहीं है। गलत है ये। आपको इसी से कहा, आपका काम यही तो हो गया। अजंता, ये सवाल पहले पहले कम से कम 5 बार आया हुआ है। अजंता के पर सवाल मिनिमम 5 टाइम्स आया हुआ है। गॉट इट? दूर हम दोनों और जान लेते हैं, काहे उसको छोड़े कहीं और
कहीं और भी आ सकता है। तो अजंता केव कहाँ लाई करती है? भगोड़ा रिवर के जॉर्ज में। सांची स्तूप का चंबल रिवर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सांची स्तूप क्या है, वह एक स्टैंड स्टोन हिल पर है। जो ये बुद्धिस्ट है। जो पंडवली केव है, यह बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये क्या है? यह एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, और इसको हम पांडु लेना बोलते हैं। जो पांडु लेना है, इसको हम पंडा वलेनी बोलते हैं। इसको पंडा वलेनी बोलते हैं, पंड वलेनी। ये भी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। आसान है। और चौथा तो बहुत ही आसान है, अमरावती स्तूप और गोदावरी रिवर। कोई दूर दूर से नहीं है। ये कहां है? ये कृष्णा पर है। अमरावती जो है कृष्णा पर है। क्लियर? अगला सवाल। 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मदर डे बाय यूनिसेफ। अब इस झगड़ा किससे है? यह सवाल क्यों आ रहा है? बांग्लादेश ने अभी अपनी स्वतंत्रता का समारोह मनाया। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है। 2021 में बांग्लादेश का अभी उत्सव मना है, 50 साल। जो मेरे इंटरव्यू के एस्पायरेंट थे, उनको बांग्लादेश पे बड़ा हिट किया गया था कि यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चूंकि बांग्लादेश का 50 साल पूरा हुआ है और इसका संबंध बांग्लादेश से है, इसलिए सवाल आया है। यह सवाल न्यूज़पेपर में कई बार खड़ा हुआ है। अब झगड़ा क्या था? जब पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर, तो उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर कर दिया। उसके अगेंस्ट में आंदोलन स्टार्ट हो गया। और अगर बांग्लादेश का पाकिस्तान से विभाजन देखा जाए, उसमें लैंग्वेज का एक अच्छा खासा रोल है। जिस तरह से बांग्लादेश को, जिस तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान था जो बांग्लादेश हो गया, उसको जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसके एक्सप्लॉइटेशन एक आंदोलन खड़ा हुआ। तो 21 फरवरी का जो दिन था, उस दिन को उन्होंने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया। तो जो 21 फरवरी का दिन था, 21 फरवरी को उन्होंने अपने जो धीरेन्द्र नाथ दत्त थे, एक थे धीरेन्द्र नाथ दत्त, तो जो धीरेन्द्र नाथ दत्त थे, इन्होंने उन्होंने इस मूवमेंट को, इन्होंने असेंबली में एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया कि लैंग्वेज को चेंज किया जाए। और 21 फरवरी 1952, इक्कीस फरवरी 1952 का जो दिन था, उस दिन उन्होंने उन्होंने इसको स्टार्ट किया, जो एक ऑब्जर्व किया, लैंग्वेज मूवमेंट डे। उन्होंने लैंग्वेज मूवमेंट डे को उन्होंने स्टार्ट किया, और इसको यूनेस्को ने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यहां क्या लिखा है? यूनिसेफ। किसने किया था?
क्लियर? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? आगे चले। यह सवाल मेंस का भी है, जो पिछला सवाल गया है, पिछले पेज में गया था, जो अगस्त का जो प्रस्ताव है, मेंस का भी सवाल है। हमको याद दिलाइएगा, मैं मिस कर गया मेंस के लिए कन्वर्ट करने में। आई विल कन्वर्ट फॉर द मेंस आल्सो। जो अगस्त प्रस्ताव का सवाल था वह मेंस का सवाल है। आई मिस टू एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन यू। कम नेक्स्ट। अब ये सवाल क्या है? विथ रेफरेंस टू चाशुनाथ योगिनी टेम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग्स। ये क्यों बहुत चर्चा में है? इसके कारण है। इंस्पिरेशन बिहाइंड इंडियन पार्लियामेंट। आप लोगों ने अगर पेपर पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इसका आपने जिक्र जरूर सुना होगा, निश्चित रूप से आपने सुना होगा। यह सही है। अब आप देखिए क्या है, यह आपका कट गया, यह आपका कट गया। अब आपको एक आंसर डालने से आपका काम सॉल्व हो गया। दूसरा एलिमिनेशन बहुत ज्यादा आसान है। ये इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। इट्स रॉन्ग। ए लॉट सर्कुलर टेम्पल आर बिल्ट इन इंडिया। आपको सिर्फ देखिए, ये आपने पकड़ा कहां से? न्यूज़पेपर से। यह न्यूज़पेपर में लगातार आता रहा है कि जो इंस्पिरेशन है इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग का, कहां से आया है? कहते हैं यहां से आया हुआ है। अब आप दूसरे पे आइए कि देखिए आपने क्या किया, इससे आपका 4 तो सही हो गया। अब 1 4 है, 2 3 4 है। आप दूसरा पढ़िए। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। इंडिया में पता नहीं कितने सर्कुलर टेम्पल बने हैं, पता नहीं कितने। यस यस, श्योर इज राइट। ये 64 योगिनी वाली बात व्हाट्सएप पे कितनी बार घूमी है। भाई ये सवाल अगर आप गलत कर दे रहे हो तो मुझे बहुत दुख होगा इस बात पे। जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें इसको डिस्कशन में था ये। तो जैसे आप जान गए इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल, आपका आंसर सही हो गया। जब 2 गलत है, 4 सही है, आप लगा दो अपना अप्लाई। अब बताइए इससे आसान सवाल क्या होता है? मैं धौलीवीरा कान खा गया हूं आप लोगों का। धौलीवीरा न्यूज में था और मैंने कहा था कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लिखेंगे तो धौलीवीरा के बारे में जरूर लिखेंगे। धौलीवीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये 5 महत्वपूर्ण प्लेस हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस उस व्यवस्था को देते हैं। मैंने कहा था आप इन 5 जगहों के बारे में 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिखो। जब इंडस वैली पे सवाल आएगा तो आप जरूर लिखना। कैसा भी सवाल आवे इसको घुमा के लिखना ही लिखना। धौलीवीरा आ गया। अब क्या है? एलोबरेट सिस्टम। अच्छा, आप इसको अगर करें, रोपड़, ये तीनों का वाटर सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये है क्या? ये अगर हम यह देखने की कोशिश करें तो जो धौलीवीरा है यह बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ये कहां पे है? यह रन ऑफ कच्छ पे है। कहां पे है ये? रन ऑफ कच्छ पे है। खास बात क्या है? यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहां का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वह बहुत ही ज्यादा यूनिक है। यह जो एरिया है रिसीव कितना करता है?
160 सेंटीमीटर से लेस देन 160 सेंटीमीटर वाटर यह एक साल में 160 सेंटीमीटर से ज्यादा वाटर करता है। अब इससे क्या हो रहा है, अब एक सवाल और बन गया, प्रोन टू ड्रॉट। इसी सवाल को चेंज करो, अब इसी को चेंज करो, यहां पर हटा दो, यहां लिख दो प्रोन टू ड्रॉट। इसी सवाल को हल्का सा चेंज कर दो कि कौन सा प्रोन टू ड्रॉट है, और यहां पर एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया और यह दिखाता है कि कैसे वह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हार्श इन्वायरमेंट में स्ट्रगल। इसको भी आप चाहे यूज कर लो, इसको आप उठा के यहां डाल दो, जहां प्रोन टू वाटर वहां ये डाल दो कि कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जो दिखाती है कि वहां के लोगों के पास स्ट्रगल करने की असीम ताकत थी, एंड दे कैन स्ट्रगल ऑन द हार्श एनवायरनमेंट। क्या नाम आएगा, धोलावीरा। एक ही फैक्ट 4-5 सवाल कि कैसे वो हार्श एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करके जिंदा रह सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को आप मेंस पे तरफ ले आइए। लोथल, लिखिए सवाल, describe the unique feature of the Indus Valley civilization on the basis of कालीबंगा, धौलवीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। एक सॉरी हो गया। Describe the unique feature of Indus Valley civilization on the basis of the हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलवीरा। इसी को और चेंज करो, डिस्क्राइब द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप क्या करोगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिखोगे, आप धौलवीरा छोड़ जाओगे। इसी को आप और स्विच करो, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन टू स्ट्रगल, दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। ये क्या करेंगे, सवाल का एक पार्ट। अब इसी धौलवीरा के इशू को सवाल का एक पार्ट बनाया, चलो मैं धौलवीरा के इशू को सवाल का पार्ट बना देता हूं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन has a unique feature of the town planning as well as capacity to struggle in the harsh environment। अब आप क्या करोगे, जो दूसरा पार्ट है कैपेसिटी टू स्ट्रगल हार्श एनवायरनमेंट, जब तक आपके पास ये फैक्ट नहीं हो, 20-25 शब्द है, ज्यादा नहीं है। मॉडल आंसर इतने होगा, लिखना आपको 150-200 शब्द है, आपको बहुत लंबी चौड़ी बात लिखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो। बहुत इजी पार्ट है अगर इसको आप अंडरस्टैंड करते हो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यस और नो? अगला सवाल तो ललन टॉप है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये जो दोनों फैक्ट्रीज हैं, ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन है, सिर्फ ब्रोच था, सिर्फ ब्रोच था। उन्होंने लिख दिया फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी कब है, 1600 से 1700 हुआ ना, यही तो होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया, 1625 हो गया, यही होगा ना। बताइए
कोई गलती कर रहा हूं मैं? यही होगा ना। अब इस क्वार्टर में इनका एक्सपेंशन ही कुछ नहीं हुआ था। 1613-12 के आसपास, 1611 से 13 के बीच लोग आए थे सूरत मसूलीपट्टनम में। सूरत पास ब्रांच है, यहां तो ये गए ही नहीं थे। यस सुशील, यस आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन। या ठीक है, ये इंडस वैली का लगता सवाल सुशील लिखे पाए। व्हाट इज द क्वेश्चन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लास्ट सवाल शायद मिस कर गए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम and having the well town planning. They have also capacity to survive in the extreme circumstances. इसी सवाल को और बदलने की कोशिश करो। देखो, सवाल का एक पार्ट तो इंडस वैली के नॉर्मल स्ट्रक्चर पे है, हम सवाल के टफ पार्ट पे आते हैं। अब हम इसको और चेंज कर देते हैं। The Indus Valley civilization people was able to use the water efficiently and having the acumen of the trade. जैसे ही आप लोथल को टच करोगे, डॉकयार्ड टच करोगे, ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। चिकाकोल, गॉट इट? अभी तो देखिए, ये बहुत आसान सवाल था। ये सवाल थोड़ा सा मैं टफ मानूंगा, क्योंकि यूपीएससी वैसा सवाल कम पूछती है, लेकिन अब पूछ लिया तो पूछ लिया कि जो गुप्त और हर्ष के बीच का समय है, गुप्त और हर्ष के बीच क्या है? परमार्स ऑफ मालवा कब है? ये 11वीं सेंचुरी के हैं। अब हर्ष और गुप्त के बीच की बात हो रही है, तो जो परमार ऑफ मालवाज है वह 11वीं सेंचुरी के हैं। अगर आप इतना जान रहे हो तो काम हो गया। अब इससे काम क्या हो रहा है? नंबर 2 हट गया। नंबर 2 हटने से क्या हो गया? ए कट गया, सी कट गया। जो परमार ऑफ मालवा बहुत क्लियर है, ये 10वीं शताब्दी के बाद आए थे, तो इसने आपकी मदद क्या कर दी? 2 हट गए। नहीं, अभी काम बना नहीं है, अभी आपको संघर्ष करना होगा। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जो मौखरी ऑफ कन्नौज थे, जो मौखरी जो इसके कहते हैं, सॉरी, जो ये पुष्पभूति थे थानेश्वर के और यादवास थे, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम। जो गुप्ता एम्पायर का टाइम क्या है? 3rd to 6th, 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच गुप्ता एम्पायर का टाइम है। तो जो गुप्ता एम्पायर का टाइम है 3rd से 6th में, और जो हर्षवर्धन का है 6th सेंचुरी में, उसके बीच की घटनाओं को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका यह आंसर सॉल्व हो पाएगा। तो अब आप देखिए, यादव ऑफ देवगिरी, यह कब है? यह इस इन दोनों के बीच में नहीं आ रहे हैं। जो हर्ष का टाइम है 6th सेंचुरी का, उसके बाद का 6th 7th सेंचुरी का, वहां नहीं आ रहे हैं। 5वां हट गया। आंसर हो गया आपका। गॉट इट? आपको सिर्फ अगर आपके पास एक, मैंने पूरा क्लास लिया था, पूरा मैंने कॉल फ्रेम आपको हमने समझाया था कि कैसे कैसे किस काल में कौन कौन आया है, उसी से आपका आंसर हो जा रहा है। इट्स फाइन। अगला, ये जरा से मजेदार इशू है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पढ़ने की बहुत जरूरत है। विजयनगर साम्राज्य पढ़ने की आवश्यकता अच्छी खासी है। हम लोग थोड़ा विजयनगर साम्राज्य पे कुछ टाइम डिवोट करने की कोशिश करते हैं, 2 4 5 मिनट, क्योंकि यह एक आपके मेंस का सवाल बनता मुझको पूरी तरह से दिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में किस तरह से मेंस का इशू खड़ा हो रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ खास बात क्या थी? विजयनगर साम्राज्य हम इतना क्यों जानना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं?
अगर हम विजयनगर साम्राज्य देखें, इसमें कृष्णदेव राय पर सवाल बहुत आते हैं। ये एग्जैक्ट सवाल मेरे लेक्चर में है। अगर विजयनगर साम्राज्य आप देखें तो कृष्णदेव राय से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अब इसमें कितने वंश हुए हैं? संगम वंश, संगम, सुलू, तुलु। एक सवाल और बनता है, संगम, सुलू, तुलु। इसमें 3 वंश बनते हैं, संगम, सुलू, तुलु। एक सवाल कई बार आता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे? सॉरी, इसको बोले सालू, सॉरी, सालू। संगम, सालू, तालु 3 वंश आते हैं। तो एक सवाल कई बार आता है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। जो तुलु वंश आता है, तुलु वंश में कृष्णदेव राय का समय आता है, और इनका जो समय है वह सबसे शीर्ष माना जाता है। मैं इस सवाल पे आता हूं, डोंट वरी, अभी सवाल सॉल्व कर देंगे। सवाल बड़ा आसान सा है, अभी सॉल्व करता हूं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ताकि मेंस का सवाल एक बन के भी तैयार हो जाए। अब जो कृष्णदेव राय ने पुर्तगाल, अब आप कृष्णदेव राय के शासन पे आइए, जो हमने विजय, इसके शासन पे आइए। ये शासन पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले ये समझते हैं। यह हिंदुत्व का एक पुनरुत्थान माना जाता है। The time of the Krishnadev Rai, the time of the Vijayanagar Empire is being called as a high point of the Hindu dominance in India. When it is a Hindu dominance of India, does it mean this empire is purely for Hindutva? Answer is no. The nature of the Vijayanagar Empire. विजयनगर एम्पायर का नेचर किस तरह का था? क्या नेचर था विजयनगर साम्राज्य के एम्पायर का? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों के साथ इन्होंने अच्छा संबंध। अगला सवाल, इनका पुर्तगालियों से अच्छा संबंध क्यों था? इन्होंने पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध अपनाया, लेकिन जेमुरिन के विरुद्ध जब पुर्तगालियों की विजय के बाद जो इनका दृष्टिकोण था प्रारंभ से तटस्थ था, लेकिन जब जेमुरिनों के विरुद्ध पुर्तगाली की विजय हो गई और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, तब भी ये तटस्थ रहे। और जो फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वह पुर्तगालियों के अधिकार में आ गए, लेकिन तटस्थता बरकरार रखी। अब अगर हम कृष्णदेव राय के बारे में समझने की कोशिश करें 2 मिनट, क्योंकि ये मेंस का बड़ा अच्छा सवाल है, 5-6 बार आ चुका है। अगर हम पिछले 20 सालों के पेपर को देखें, और प्रीलिम्स में तो पता नहीं कितनी बार ये आते ही रहते हैं। तो कृष्णदेव राय को हम एक अगर देखने की कोशिश करें तो वह एक अच्छा सेनानायक था, वह सैनिकों का ध्यान रखता था। वह सैनिकों का ध्यान रखता था। देखिए, कृष्णदेव राय पर सवाल का एक बड़ा पार्ट आएगा उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से, उसके लिटरेरी इंटरेस्ट से। जो मेन सवाल कृष्णदेव राय में बनता है वह उस पार्ट से बन के तैयार होता है। वहां पर कृष्णदेव राय का मेन सवाल आने की संभावनाएं हमको दिखाई देती हैं कि किस तरह से कृष्णदेव राय के समय में वहां पर एक तरह सत्ता का ये काम चल रहा था। अगर कृष्णदेव राय को हम समझने की कोशिश करें तो अगर कृष्णदेव राय की इतिहास को देखने की दे तो जो उन्होंने अपनी विजय का इतिहास बनाया, उस विजय के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास किस तरह आता है? तो जो एक ग्रेटेस्ट मोनार्क हुआ है उस समय के विजयनगर एम्पायर का, वह बुक्का प्रथम हुआ है। हरिहर बुक्का। बुक्का प्रथम। आपकी आवाज मेरी? एनी प्रॉब्लम?
जो ग्रेटेस्ट मोनार्क की उपाधि प्राप्त की जा सकती है वह बुक्का प्रथम को दिया जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ द एज। और अगर सवाल आता है कि रियल आर्किटेक्ट विजयनगर एम्पायर का कौन है, आंसर क्या होगा? बुक्का प्रथम। यह सवाल मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद प्राप्त हुआ। मैं इस सवाल को लगातार समझने की कोशिश कर रहा था कि ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट विजयनगर एम्पायर का कौन हुआ। मुझे जाके आरसी मजूमदार के किताब में यह साफ साफ मिला कि बुक्का प्रथम ग्रेटेस्ट मोनार्क था विजयनगर एम्पायर का। इसीलिए बहुत साल पहले एक सवाल आया था, लोगों ने कृष्णदेव राय पर आंसर दिया था, वो आंसर गलत था। तो एक सवाल फिल्म का क्या आ गया कि विजयनगर साम्राज्य का ग्रेटेस्ट मोनार्क कौन था। अब इसमें ज्यादा डिबेट इसलिए नहीं रह गया है कि आरसी मजूमदार के लिखने के बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उनकी थ्योरीज को काउंटर करना बहुत आसान नहीं होता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य का जो ग्रेटेस्ट मोनार्क था एज का, जो आर्किटेक्ट था इस साम्राज्य का, अब खास बात क्या था, वह बहुत बड़ा सोल्जर था और उसने जो ये क्यों बोलते हैं, इसने मुस्लिम्स के खिलाफ, जो मुस्लिम शासक थे उनके खिलाफ इसने बहुत बड़ी बड़ी विजयों को प्राप्त किया। और इसका जो खास बात क्या था, टॉलरेंस। देखिए, पॉलिसी ऑफ द टॉलरेंस जहां आप पाइए, आप कहीं कोने में लिख लीजिए। क्योंकि हमारा जो देश की धर्मनिरपेक्षता है और जो सांप्रदायिक समस्याओं से देश दो चार हो रहा है, उसमें जहां आपको टॉलरेंस के एग्जाम्पल मिलते हैं, आप कहीं नोट कर लीजिए कि कहीं लिख के आना ही है। तो जो बुक्का प्रथम के साथ कहा जा रहा है कि बुक्का प्रथम ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट कैसे हुआ, ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट कैसे हुआ? क्या कोई शासक मात्र विजयों से ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट हो सकता है? Any ruler can become the greatest architect of empire only by way of the victories. Answer is no. आप अशोक को देखें, आप अकबर को देखें, आप महात्मा गांधी को देखें, आप नेहरू को देखें, जितने आपने देश के अपने नायक देखे हैं, वो सिर्फ आंदोलन से और विजय से नहीं होते हैं, वह एक समेकित नीतियों से होते हैं। तो बुक्का प्रथम इतना बड़ा जो सोल्जर था, वह इसलिए महान नहीं बना जो सोल्जर था। ही हैज द टॉलरेंस पॉलिसी। नोट डाउन दिस, द बुक्का प्रथम हैज द पॉलिसी ऑफ द टॉलरेंस। और विजयनगर साम्राज्य की आधारशिला में जो टॉलरेंस पॉलिसी है, वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सारा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ विजयनगर एम्पायर। आई एम नॉट टीचिंग द प्रीलिम्स, आई हैव एंटर्ड द मेन सिलेबस। जो विजयनगर साम्राज्य की जो टॉलरेंस पॉलिसी थी, जिसको बुक्का ने एडवोकेट किया, ये हम स्पेशल रेफरेंस देना चाहता हूं। जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एडॉप्ट की गई, इसके साथ रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द किंगडम, जो रिलीजियस सेक्ट्स थे, जो किंगडम के रिलीजियस सेक्ट्स थे, उनके साथ जो उसने पॉलिसी एडॉप्ट की, उस पॉलिसी के कारण उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसने जो डिस्प्यूट था वैष्णव और जैन्स को, उसको ध्यान में रखते हुए उसने इशू क्या एडिक्ट, कॉपीज ऑफ विच वेयर सेट अप द इंपॉर्टेंट सेंटर्स, और प्रोक्लेमेट किया दैट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्टेट ऑल रिलीजन्स वर इक्वल एंड एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन एंड पैट्रोनेज। आप आज जोड़िए भारत का संविधान, उठा लीजिए भारत का संविधान और प्रेमिल लिखे छाप दीजिए। यहां पे आप प्रेमिल छाप दीजिए। यहां पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो विजयनगर की पॉलिसी। विजयनगर की पॉलिसी को डिस्क्राइब करते समय आप इंटर कर जाओ और आप ये लिख डालो एग्जाम में, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डिस्प्यूट। पहले इंग्लिश में हिंदी कर देंगे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द वैष्णव्स एंड जैन्स, he issued and edited copies of which were set up in important centers, proclaiming that from the standpoint of the state all religions are equal and entitled to protection and patronage. Open the Indian Constitution. जैन और वैष्णव के मध्य के मतभेदों को ध्यान में रखते हुए बुक्का प्रथम ने यह आदेश जारी किया
जिसकी कॉपी हर जगह चिपकाई गई कि राज्य के संदर्भ में हर धर्म समान है। अब आप भारत का संविधान खोलिए, भारत संविधान क्या बोलता है? The nature of the Vijayanagar Empire is a secular state. You try to establish this fact. This policy of Bukka Pratham was followed by all the successors of the Vijayanagar Empire. Clear? डाउट भी आना चाहिए यार, कोई डाउट नहीं आ रहा किसी को? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूं। डाउट नहीं आ रहा है, उसका एक ही कारण होता है, आइदर इज इज टू गुड और इज टू बैड। जो एक रिलीजियस कॉन्कॉर्ड की पॉलिसी थी, वह पॉलिसी इंडिकेट करती है उसके एडिक्ट्स में एंड फॉलोड बाय ऑल हिज सक्सेसर्स। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ किंगडम, जैसे कौन थे? ज्यूइश थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, लुक्ड अपॉन द राय एज गार्जियन ऑफ देयर रिलीजियस राइट्स। उन्होंने अपने रिलीजियस राइट्स का गार्जियन समझने की कोशिश की। बुक्का, अब आते हैं बुक्का का हिंदू धर्म में इंटरेस्ट क्या था। यह तो विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम का यह वह बिंदु है जो वह उसके एक धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता हिंदू धर्म के विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहा है? आंसर इज नो। बुक्का ने एक्टिव इंटरेस्ट लिया रिवाइवल ऑफ द वैदिक धर्म, रिवाइवल ऑफ द वैदिक धर्म, रिवाइवल ऑफ वैदिक धर्म। जो वैदिक धर्म था उसके रिवाइवल में उसने एक्टिव इंटरेस्ट लिया। तो जो वैदिक धर्म था उसके रिवाइवल में उसने एक्टिव इंटरेस्ट लिया। तो आप एक चीज और ऐड करिए कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वह सेक्युलर थे, सब धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन वैदिक धर्म में उनका इंटरेस्ट था। उसने एज्यूम किया टाइटल वेद मार्ग प्रतिष्ठापका। वेद, एक और सवाल, वेद मार्ग प्रतिष्ठापका। वेद मार्ग प्रतिष्ठापका। तो क्या क्या डाउट? वेद मार्ग प्रतिष्ठापका। और उसने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की पाक और वेदा, और उसने यह वैदिक लिटरेचर के स्कॉलर्स को अपने इकट्ठा किया और उनको अपने कुलगुरु के अंदर उसने प्लेस किया। तेलुगु लिटरेचर को इनकरेज किया और पैटर्न था नाचन सोमा। नाचन सोमा, नाचन सोमा। अब नाचन सोमा किसके समय का था, ये भी एक सवाल हो गया। तेलुगु लिटरेचर पे इसने काम किया, पैटर्न किया नाचन सोमा का। नाचन सोमा का था ग्रेटेस्ट तेलुगु पोएट ऑफ द एज। ये कौन था? ग्रेटेस्ट तेलुगु पोएट ऑफ द एज। गॉट इट? जरा आप लोग म्यूट करिए क्लास में, थोड़ा ध्यान रखिए। लेट नॉट डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन। आई एम वेरी हैप्पी इफ यू आस्क द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन जरूर बताएंगे आपको, कोई सवाल रेज करिए, लेकिन अपने को म्यूट करने की कोशिश करिए। इट्स फाइन और नॉट फाइन? बताइए, आगे चलें? फाइन सर। यस सर, आगे चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई सवाल है?
अब देखिए, नो सर। अब जरा विजयनगर साम्राज्य के इस सवाल को हल कर देते हैं, नहीं तो क्या है, ये बढ़ता जाएगा, वो सवाल दिमाग से उतर जाएगा। ये सवाल क्यों पूछा गया है? सवाल क्यों पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किसमें एक्सपर्ट थीं? अगर इस सवाल को देखें तो सवाल क्या है? महिलाओं की दशा। तो एक सवाल आपका बेस का तैयार हो गया, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की दशा क्या थी। चलिए सवाल को हल करते हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, नूनीज के हिसाब से ये भी ऐड कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं इनके हिसाब से क्या थी, या विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की दशा क्या थी। अगर विजयनगर साम्राज्य में देखें तो यह जरूरी क्यों है कि जो मध्य युग था, इस सवाल क्यों बन रहा है? मध्य युग में महिलाओं की जो हालत थी वो ये थी। The situation of the women in the medieval period was deplorable. The situation of the women in the medieval period was deplorable. क्योंकि समाज में उनकी हालत खराब थी। उस समय विजयनगर में हालत क्या थी? अगर समकालीन जो हम ऐतिहासिक स्रोत है उसको देखने की कोशिश करें तो खास बात क्या है कि जो ऐतिहासिक स्रोत है राज परिवार की स्त्रियों के बारे में ही बताते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत जनता की समस्याओं के बारे में नहीं बताते हैं। ऐतिहासिक स्रोत जनता के बारे में बहुत ज्यादा ही बताते हैं। तो महिलाओं की जो दशा है वह राज परिवार की स्त्रियों तक ही सीमित है, और जो अभिजात समूह की कन्याओं के बारे में ज्यादा कहा जाता है। और पहली बात क्या है? कन्या का विवाह, पहला पॉइंट। तो जो अभिजात वर्ग की कन्याओं का विवाह के पूर्व माता पिता के नियंत्रण रहते थे और उनके हिसाब से विवाह दिया जाता था। खास बात क्या है? लोक भाषा, संस्कृत, डांस, नृत्य, गायन, इनके बारे में शिक्षा उनको दी जाती थी। तो लोक भाषा, नृत्य, गायन के बारे में शिक्षा इनको दी जाती थी। यही कारण है कि इस काल के साहित्यिक योगदान में साहित्यिक से महिलाओं का योगदान नगण्य नहीं है। महिलाओं का कंक्लूजन क्या गया? महिलाओं का योगदान साहित्यिक क्षेत्र में नगण्य नहीं है, हमको प्राप्त होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ द थिंग्स। राजप्रसाद में जो रहने वाली महिलाएं थीं, उन महिलाओं में से कई ज्योतिषी थीं, भविष्य वक्ता थीं, संगीत और नृत्य में प्रवीण थीं, और राज्य की अंगरक्षिकाएं होती थीं। चलिए, अंगरक्षिका, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सब मिल गया? यस और नो? टेल मी, किसको नहीं मिला? रेसलिंग भी था, एस्ट्रोलॉजी भी था, अकाउंटिंग भी था, सूट सेइंग भी था। थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं, अभी काम अपना बना नहीं है, अभी मेंस पूरा हुआ नहीं है, लेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए, यह तो हुआ कि जो महिलाएं राजप्रासाद में रहती थीं, इन स्त्रियों में से सैकड़ों लोग राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती। एक और क्या है? राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाना। अब इस एग्जाम में नहीं लिखा, अगले में लिख देंगे। राजा के साथ, मेरे लेक्चर पे जाओगे पक्का मिलेगा, सब का सब मुझे ठीक से याद है, मैंने दिया है। युद्ध क्षेत्र में जाना, वह राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी वो। अब
उस समय के महिलाओं में गणिकाओं का उल्लेख मिलता है और गणिकाएं दो भागों में विभाजित थी। एक थी जो मंदिरों से संबंध रखती थी, दो स्वतंत्र। अब गणिकाएं क्या थी? मंदिर से संबंध और स्वतंत्र। टू टाइप ऑफ द वो गणिकाएं मिलती थी, एक मंदिर से संबंध थी और दूसरी स्वतंत्र हुआ करती थी। गणिकाएं चाहे किसी भी जात समुदाय की हो, उनकी जाति एक होती थी। यू कैन से, ये प्रोस्टिट्यूट कहना थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं है, गणिका को प्रोस्टिट्यूट नहीं कहते हैं। वह एक अलग जात की होती थी, उनको मंदिरों को समर्पित किया जाता था और वह वहां पर नृत्य गायन करती थी। तो जो जो भी महिला गणिका के रूप में आ गई, वह चाहे जिस जाति की हो, वो उसकी एक अलग जात गणिका की बन गई। तो गणिका एक अलग जाति की स्त्री हो गई। अब यह जो गणिका की स्त्रियों का जो समूह था, वह सर इंग्लिश पर्याप्त में रूप भी से गणिका ही शिक्षित हुआ कहेंगे। करती थी। क्या वो कोई सर क्वेश्चन है? गणिका को इंग्लिश में क्या टर्म यूज करेंगे सर? और जो गरीब माता पिता थे, जो पुअर थे, वह अपनी लड़कियों को सौंप दिया करते थे। और राजा और जो सामंत थे, वह निसंकोच रूप से ओपनली इन गणिकाओं के साथ संपर्क रखते थे। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्दा प्रथा नहीं थी। समाज में पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। तो आप कह सकते हो इस समय तक पर्दा प्रथा का कोई अस्तित्व खास नहीं था। विधवाओं का जीवन बहुत हे और अपमानजनक था। विधवाओं का जो जीवन था वो हे था और अपमानजनक था। तो विधवाओं का जीवन हे था और अपमानजनक था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। वह पार्ट है सती प्रथा। आप इसको पॉइंट में नोट करो, तभी याद रहेगा। सती प्रथा। अब सती प्रथा के बारे में अगर देखें तो सती प्रथा का जो प्रचलन है, उसका उल्लेख मिलता है। और विजयनगर के उल्लेख में 1354 का विधेयक है, माला गौड़ा। ये भी मेरे लेक्चर में है, आप देखेंगे माला गौड़ा। माला गौड़ा नाम की एक महिला का उल्लेख मिलता है। जैसे मेंशन ऑफ वन लेडी नेम माला गौड़ा, जो अपने पति के साथ सती हुई और स्वर्ग को प्राप्त हुई। अब सती का मतलब क्या था? सती का मतलब मुक्ति का प्रतीक था। अब बरबोसा ने एक जिक्र किया हुआ है कि यह जो प्रथा थी लिंगायत चेट्टियों ब्राह्मणों, लिंगायत चेट्टियों, ये बरबोसा ने कहा है। लिंगायत चेट्टियों और ब्राह्मणों। लिंगायत क्षत्रियों और ब्राह्मणों, तीन में यह प्रथा प्राप्त होती, ऐसा बरबोसा का कहना है। और सती प्रथा होने वाली जो स्थिति थी, उनके रूप में स्मृति में एक स्मारक बनाया जाता था। अब इन तथ्यों के साथ जब आपका ABCD करेंगे, वो क्या लिख देंगे? यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से प्रसिद्ध या नहीं थी। यह प्रथा, आप यह तथ्य ठीक है, लेकिन एक आप लाइन और लिखिएगा, यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से प्रचलित नहीं थी। दिस ट्रेडिशन वॉज नॉट इन्वोक एज ए प्रिंसिपल। तो एक पार्ट आप क्या लिखोगे कि समाज में सती प्रथा के अवशेष मिलते हैं। माला गौड़ा नाम की महिला सती होती है, पति के साथ सती होने को मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। बरबोसा ने इन तीन का जिक्र किया है कि लिंगायत चेट्टियों और ब्राह्मणों में था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। गॉट इट? कोई दिक्कत? अब अगला सवाल करते हैं, सामाजिक समस्याएं राज्य की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सामाजिक समस्याओं में जो राज्य की भूमिका थी, वो भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सामाजिक समस्याओं में राज्य की भूमिका।
मैं वही पार्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो हमको दिख रहा है, यह आ सकता है, आ तो कुछ भी सकता है। सामाजिक समस्याओं में राज्य की भूमिका। What was the role of the state in the social custom of the kingdom? अगर हम यह देखने की कोशिश करें तो एक था दहेज, डाउरी। तो दहेज के मामले में देखने की कोशिश करें तो दहेज की कुरीति बहुत बढ़ गई थी, और इसीलिए जो ब्राह्मण समुदाय था उसने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स आल्सो। ब्राह्मण समुदाय दहेज अवैधानिक। ब्राह्मण समुदाय और दहेज अवैधानिक। ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया, और उससे क्या हुआ, राज्य ने स्वीकार किया। आप देखिए कितना बोल्ड स्टेप था जो आज हमारे पास शायद नहीं है। राज्य ने स्वीकार किया और विधान बनाया। हमारे आजाद भारत में हुआ, ये पहले नहीं था। जो विजयनगर साम्राज्य में हो गया वह उसके बाद के कई दशकों तक नहीं हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य के ब्राह्मणों समुदाय ने दहेज को अवैधानिक घोषित किया, जिसको राज्य ने स्वीकार किया और एक विधान बना दिया। और यही नहीं, 1425 के अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित करने का जो निर्णय लिया, कहा गया कि पिता जो धन देगा और धन को स्वीकार किया करेगा वह राज्य के द्वारा दंड का भागी होगा। ब्राह्मणों ने विशुद्ध सामाजिक मुद्दे में हस्तक्षेप किया। यह भी मेंस का सवाल हो सकता है। ये मेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो दहेज के मामले में इंटरफेयर करके ब्राह्मण ने विशुद्ध सामाजिक मामले राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। सामाजिक मुद्दे में हस्तक्षेप हुआ और राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। तो हस्तक्षेप दो तरह से हुआ। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो सामाजिक विवाद और सांप्रदायिक समस्याओं के संबंध में भी एक अभिलेख मिलता है, जिसमें यह निर्देश दिया जाता है यदि कोई जाति संबंधी विवाद पैदा हो तो विवादग्रस्त जो जातियां हैं उनको सम्मुख आमंत्रित करें और उन्हें उचित परामर्श दें। सांप्रदायिक समस्याओं में हस्तक्षेप, सांप्रदायिक जातिगत समस्याओं में हस्तक्षेप। सांप्रदायिक जातिगत समस्याओं में हस्तक्षेप की बात कही गई कि अगर कोई सांप्रदायिक और जातिगत समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उनको बुलाकर उनसे परामर्श लिया जाए। तो सामाजिक विवादों और सांप्रदायिक समस्याओं के संबंध में जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें जो नायक और गौड़ा है, उनके जो नायक, उनको निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई जाति के संबंध में विवाद पैदा हो तो जो विवादग्रस्त वाली जातियां हैं उसको अपने सम्मुख आमंत्रित करें, उन्हें उचित परामर्श दें। अब उचित परामर्श की बात क्यों कही? चूंकि उनको दंड देने का अधिकार है, इसलिए जो विवादग्रस्त दलों को उनके परामर्श में कार्य करना चाहिए। तीसरी बात, जो राज्य के बुनकर जो दस्तकार छोटे समुदाय थे उनके विवाद में भी हस्तक्षेप। तो आप टाइटल क्या बनाइए?
विवाद में हस्तक्षेप, राज्य का विवाद में हस्तक्षेप, द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द डिस्प्यूट्स। क्लियर और नॉट क्लियर? सर क्लियर है सर। एक सतीश राणा है सर, पूरी क्लास डिस्टर्ब करके रखे हैं, पूरा माइक उन्होंने ही ऑन करके रखा है पूरी क्लास के दौरान, आवाज ब्लॉक कट करो कट के आ सतीश रही है। राणा को, तुरंत ब्लॉक करता हूँ। ब्लॉक। Yes, भाई sir. देखो क्या है ना, स्क्रीन आप बार-बार लोग हट ऐसा रही है। करोगे तो क्लास नहीं चल पाएगी। सतीश राणा को है ब्लॉक है, रिमूव करो। आप लोगों को बड़ा आसान काम लग रहा होगा, इसमें हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय लगाया है। इतना आसान नहीं है इतने तथ्यों को इकट्ठा करना, सिंक्रोनाइज करना, सवाल बनाना। आप ना रिस्पेक्ट करो इसकी बात की, प्लीज हैव ए रिस्पेक्ट फॉर दिस। अपने कुछ मिलना जुलना नहीं है इसमें, हम चूंकि आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो राज्य का जो हस्तक्षेप था विवादों में, वह बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मंदिरों की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको मैं अभी छोड़ देता हूं। आप लोग नोट करिए, मैं बात पढ़ाता हूं कि मध्यकाल में मंदिरों की क्या भूमिका हुआ करती थी। अब इससे हम एक कंक्लूजन और निकालते हैं। सामाजिक मामलों में राज्य तटस्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाता था। अब इन सारे फैक्ट्स को जोड़िए और कंक्लूड करिए। कंक्लूजन क्या आएगा? सामाजिक मामलों में राज्य तटस्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाता था, सामाजिक एकता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता था। नाउ यू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन सिस्टम, कि राज्य के मामले में, सामाजिक मामलों में राज्य किसी भी तरह से तटस्थ भूमिका नहीं निभाता था, वह हस्तक्षेप किया करता था। राज्य ने विधवा विवाह में जो एक विवाह कर था, उससे मुक्ति प्रदान कर दी थी। उससे क्या लगता है कि राज्य विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया करता था। तो राज्य विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया करता था, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है उस विजयनगर साम्राज्य में। किसी को प्रॉब्लम है? अब 3 चीज और है कि नायंकर व्यवस्था, अयंगार व्यवस्था और अमरम। उसको आप नोट करिए, मैं उसको अलग से कराता हूं, नहीं तो क्या होगा, ये क्लास खत्म ही नहीं होगी कभी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलो चैट आप लोग चैट ही करिए। क्या है, कई लोग लिख देते हैं, बहुत दिक्कत आती है, बोल देते हैं। चलिए अगला क्या है, आप देखिए इस सवाल को आप यहां से पकड़िए। विथ रेफरेंस टू मंडापले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब सवाल शुरू कहां से हो रहा है? सारा सवाल यहां से चल रहा है। पंगेली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। यहां तक तो ठीक है, ये गलत है। गॉट इट? पंगेली वेंकैया ने डिजाइन किया ट्राई इंडिया, लेकिन यहां पर नहीं किया था। पट्टाभी सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम हियर, अगेन रॉन्ग। जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को स्वामी रामानंद तीर्थ ने महात्मा गांधी की अनुमति से यहां पर लीड किया था आंध्रा में। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेट, यस इट इज राइट, यही किया था। मैडम ब्लासी हेडक्वार्टर, नो। फिर हियर कहां किया था? ये सवाल तो कई बार पढ़ाया हुआ सवाल है। 1882 में न्यूयॉर्क में था, वहां से शिफ्ट कहां किया? आरडीआर में। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन?
बताइए। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बुर्ज होम 2008 में आया है हिस्ट्री ऑप्शनल में। इतना इंटरेस्टिंग सवाल है 2008 में हिस्ट्री ऑप्शनल में। 2008 में हिस्ट्री ऑप्शनल में। रिपीट कर दिया सवाल। गंगेश्वर एंड कॉपर, ये हमने तो आपको कम से कम दसियों बार बताया होगा, इससे कम तो नहीं बताया होगा। ये हड़प्पा की साइट है, हड़प्पा की, ये हड़प्पा की साइट है और हड़प्पा को कॉपर सप्लाई होता था, याद आया? 3 सही है। अब आइए, ये आपका रिमूव हो गया, ये आपका रिमूव, जो 3 नहीं है। अब झगड़ा 2 ही में है। मोर जूम, इट्स फाइन। क्या और जूम करें? फाइन, चलो। अब देखिए, गंगेश्वर कॉपर है। अब 1-2 गलत क्यों हो गया? 3 है ही नहीं उसमें। एलिमिनेशन थ्योरी काम करेगी आपकी। अब आप देखिए कि 2 है कि नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 25 नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। चंद्रकेतुगढ़ का 25 नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट है, साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटी की, जिसको कई पेपर ने छापा था। अगर आपने उसको देखा होता तो सवाल एकदम सही हो जाता, क्योंकि यहां से आपको पकड़ना जाएगा। तो व्हाट द आंसर इज, बताइए। आंसर मिल गया आपको? दिस वन। कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल तो ललन टॉप टाइप का है। पहला उत्तर सबको पता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो भाई बहुत दिक्कत है। एनसीईआरटी का सवाल है कि इल्तुतमिश के समय चंगेज खान इंडस में गया था फ्यूजिटिव ख्वाजा को देखने के लिए। अब यहां से आपका आंसर आएगा। तैमूर कब आया था इंडिया में? तैमूर इंडिया में कब आया था? 1398। जब तैमूर इंडिया में आया उस समय किसका शासन था? बताइए। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। यहां क्या लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक। गलत हो गया। आपको उत्तर शायद मिल गया यहीं से ही। 2 को हटा दीजिए, एक सही है, 2 गलत है। आंसर यही हो गया। तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आगे भी चलते हैं, लेकिन आपका उत्तर मिल गया। अब आप देखिए, जो तीसरा सवाल क्या है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में कब आया? बताइए। 20 फरवरी 1498। 20 मई 1498 को, 1498 को वास्को डिगामा भारत में आया। जब वास्को डिगामा भारत में आता है उस समय देवराज द्वितीय का शासन था ही नहीं। देवराज द्वितीय का शासन क्या था? 1422 से 1446। तो देवराज द्वितीय का शासन टाइम क्या है? 1422 टू 1446।
तो टाइम मैच नहीं कर रहा है। देवराय सेकंड का जो टाइम फ्रेम है और वास्को डी गामा टाइम फ्रेम है वह दोनों अलग अलग है। वास्को डी गामा इंडिया कितनी बार आया? 3 बार आया। वास्को डी गामा इंडिया कितनी बार आया? वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आया। वास्को डी गामा की मृत्यु कहां हुई है? इसकी मृत्यु कोचीन में हुई है। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई है? 1526 में हुई है। ऐसा तैयार करो ना कि पेपर की आप बिल्कुल चिंदी चिंदी कर दो। सॉरी 1524 है। तो वास्को डी गामा भारत में 3 आया, कोचीन में उसकी मृत्यु हुई, 1524 हुई। वास्को डी गामा इंडिया कैसे आया? वाया एटलांटिक ओशियन आया, वाया एटलांटिक ओशियन। वास्को डी गामा इंडिया जब चला आया तो कहां से चला था? फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी? लिस्बन। लिस्बन एनसीईआरटी में है। वास्को डी गामा कहां से चला? लिस्बन। और बनाए कुछ सवाल कि बस हो गया? कितने सवाल बने? ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां सवाल ना आया हो। अगला सवाल क्या है? फ्रांसिस जेवियर। मिटा दें? नोट डाउन दिस। ओके। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। देखिए ये जो स्टेटमेंट 1 है आसान है। आसान क्यों है? कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं वह निश्चित रूप से जेसुइट ऑर्डर के हैं, इसमें कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। तो एक आपका सही हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है? एक इसमें है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो आप रिमूव ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ए बी सी डी में जो ए आपको सबसे आसान ऑप्शन है वह 3 जगह लिखा हुआ है। अब दूसरा क्या है? यह गोवा में मृत्यु को प्राप्त हुए और चर्च में, यही सवाल आपको आ गया। जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी जो आइसलैंड है सेंशियन, चाइना में। चाइना के पास एक आइसलैंड है सेंशियन। एक चाइना के पास एक आइसलैंड है सेंशियन, जो चाइनीज कोस्ट पे है, वहां उनकी डेथ हुई थी। तो दूसरा आपका गलत हो गया। हालांकि थोड़ा सा कठिन सवाल है, मैं इसको आसान सवाल नहीं मानूंगा, ये आपका गलत हो गया। तो इसके गलत होने से आपका काम हो गया कि आपका एक सही है, तो यह आपका हट गया, यह आपका हट गया। तो आपके पास बच क्या गया? ये आपका हट गया। आंसर हो गया? हो गया ना? यस और नो? तो जो यह सेंट फ्रांसिस है, यह फाउंडिंग में थे जेसुइट के। इनकी जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 31 दिसंबर 1952 हुई थी। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको परेशान करेगा, लेकिन यह सवाल इतना ज्यादा आसान है अगर आप ध्यान से देखिए। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह मिताक्षरा और दाय भाग पे है। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट, दाय भाग द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। यही सवाल अगर आप देखिए, मिताक्षरा दाय भाग मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, मिताक्षरा दाय भाग।
मिताक्षरा दाय भाग का जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। पहला ही गलत हो गया आपका। मिताक्षरा दाय भाग का जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से संबंध है। इसका संबंध किससे है? प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से है। तो जब पहला गलत हो गया तो आपका ऑप्शन ए उड़ गया, ऑप्शन सी उड़ गया। अब आपके पास 2 और 3 में से एक चूज करना है बस। ये सवाल कठिन बना दिया कि अब आपको तीनों जानना पड़ेगा तब आंसर कर पाओगे। In Mitaksha system, the sons can claim the right to property during the lifetime of the father. When Daibhag system, it is only after death of father that the son can claim the right of the property. तो मिताक्षरा सिस्टम क्या बोलता है कि एक पुत्र अपने पिता की प्रॉपर्टी में जो अधिकार है वो लाइफ टाइम ले सकता है, जबकि दायभाग सिस्टम बोलता है कि वह मृत्यु के बाद ले सकता है। मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटरनिटी विद द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली, and where the Daibhag system is a property held by both male and female members. ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। Let me explain. अब ये थोड़ा सा मेन सा भी सवाल बन रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात क्या है मिताक्षरा और दायभाग की? Let's see the first issue of मिताक्षरा दायभाग। Right, मिताक्षरा दायभाग, right after death right by birth। what does it mean? ये हो गया। what does it mean कि जो मिताक्षरा स्कूल है, जो दायभाग स्कूल है, दायभाग मिताक्षरा, दायभाग स्कूल क्या बोलता है? दायभाग स्कूल बोलता है कि किसी व्यक्ति का जो राइट होता है वह मृत्यु के पहले नहीं होता। तो राइट किसी भी व्यक्ति का तब प्राप्त होता है जब उसके फादर की मृत्यु हो जाती है। तो यू कैन नॉट क्लेम द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर्स बिफोर देयर डेथ। यस यस यू आर राइट, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफी लंबा जजमेंट दिया था। दूसरा, मिताक्षरा क्या बोलता है? मिताक्षरा बोलता है कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म हो गया उस व्यक्ति का अधिकार अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हो गया। दायभाग में अब क्या है? मेल फीमेल कि महिलाओं को अधिकार पुरुषों को मिलता है कि नहीं मिलता है? यहां पर दोनों है, यहां पर फीमेल को काट दो। दाय भाग में मेल फीमेल दोनों को अधिकार दिया जाता है और मिताक्षरा में फीमेल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रॉपर्टी का फिजिकल सेपरेशन होता है। दाय भाग का प्रॉपर्टी में फिजिकल सेपरेशन होता है, इसमें शेयर मिलता है। इसमें फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है, इसमें प्रॉपर्टी में सिर्फ शेयर अलॉट होता है, दिया जाता है। दाय भाग में स्त्री धन और इक्वल राइट, दाय भाग में स्त्री धन भी मिलता है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट, हस्बैंड प्रॉपर्टी इक्वल राइट। पति के संबंध के संपत्ति में आपको समान अधिकार मिलता है। यहां पर कोई स्त्री को अधिकार नहीं जाता है। यह लिबरल है और मॉडर्न है। यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप याद करिए, यह लिबरल है, मॉडर्न है, यह कंजर्वेटिव है। अब इसको आप जाइए, जो पेपर आप खोलिए, आप 16 अगस्त 1920 का पेपर खोलिए, उस पेपर से आप निकालिए वो केस लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है आपके एग्जाम के लिए, महिलाओं के अधिकारों को लेके। अब आप मिताक्षरा, दाय भाग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट,
भारत के संविधान में महिलाओं की अवस्था, चारों को एक साथ आप लिखिए। चारों को एक साथ आप लिखिए और तब क्वेश्चन फ्रेम, आई एम गिविंग ए वर्क टू यू, आप फ्रेम करिए क्वेश्चन। आई एम नॉट फ्रेमिंग द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है बट आई एम नॉट टेलिंग यू द क्वेश्चन, यू फ्रेम द क्वेश्चन। मिताक्षरा, दाय भाग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और भारत के कानून में, भारत के संविधान में, संविधान पे कंसंट्रेट करिए, वहां सवाल ज्यादा आता है। महिलाओं को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? गॉट इट? ये आपका 20 सवाल हिस्ट्री का हो गया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इससे ज्यादा आप हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि काम काफी है, आपको इसको याद भी करना है। इन 20 सवालों में 200-300 सवाल तो बने ही होंगे, 200 सवाल तो आराम से बने होंगे, इससे कम सवाल नहीं बने होंगे। टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट, कल छुट्टी है, टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट अराउंड 10-10:30। तो कल सुबह हम करने की कोशिश करते हैं आपका पूरा पॉलिटी अगेन 2-3 घंटे से कम नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग मेंस भी इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाम को करते हैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। तो एक सेशन करते हैं सुबह 10 से 11 बजे, दूसरा करते हैं शाम को 4-5 बजे के आसपास। तो तब कल आपका ये सिविल सर्विसेज का पूरा जो आपका ये प्रीलिम्स का सवाल है वो किस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है, शायद वो हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से काम जरूर बचे हुए हैं। किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग जरूर बोलिए। आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर द डिस्कशन। आप अगर कुछ करना है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, सब लोगों को। ये शौर्य आपका जो कहते हैं ये राइटिंग है सुप्रीम कोर्ट की, यह ऐसे में आ सकती है, ये ऐसे में भी आ सकती है। ये इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन जस्ट राइट।